हाँ जी, जय जिनेंद्र। गाइस, ये हमारी लीगल एप्टीट्यूड की 34th क्लास है और लीगल एप्टीट्यूड में भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया चल रहा है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की 4th क्लास है। देखिए, अभी तक हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ चुके हैं, अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हम कवर कर चुके हैं। उसके अलावा स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वेदर फेडरल और यूनिटरी, ये हम कवर कर चुके हैं। फिर जी फंडामेंटल राइट्स हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। फंडामेंटल राइट्स में भी हम राइट टू इक्वालिटी अभी तक कवर कर चुके हैं, आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक। इनफैक्ट आर्टिकल 12 दैट इज डेफिनेशन ऑफ स्टेट, ये भी हम कवर कर चुके हैं। आर्टिकल 13 दैट इज जस्टिफिकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ये भी हम कवर कर चुके हैं, राइट। आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ हम कवर कर चुके हैं। फिर जी आर्टिकल 15 भी हम कवर कर चुके हैं, विच इज़ बेसिकली प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, सेक्स, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ। आर्टिकल 16 भी लास्ट क्लास में हम लोगों ने कवर किया, इक्वल अपॉर्चुनिटी इन द मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। आर्टिकल 17 दैट इज़ एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ये भी हम लोग लास्ट क्लास में कवर कर चुके हैं। और आर्टिकल 18 दैट इज़ एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, ये भी हम लोग लास्ट क्लास में कवर कर चुके हैं। तो हम लोगों को स्टार्ट करना है राइट टू फ्रीडम से, दैट इज़ आर्टिकल 19 टू आर्टिकल 22। सबसे पहले आर्टिकल 19 विच इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल। आर्टिकल 19 इज़ बेसिकली द बेस ऑफ राइट टू फ्रीडम। तो आर्टिकल 19 के आगे मैं क्लियर कट लिख रहा हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ जी, प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच एटसेट्रा। बेसिकली आर्टिकल 19 हमें कुछ राइट्स दे रहा है, फ्रीडम दे रहा है। कौन सी फ्रीडम? कहता है ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया शैल हैव राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, टू फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियन, to move freely throughout the territory of India, to reside or settle in any part of the territory of India, and to practice any profession or to carry on any occupation, trade or business। तो कितनी फ्रीडम्स दी गई हमें आर्टिकल 19 में? कहता है जी 6 फ्रीडम्स दी गई। कितनी फ्रीडम दी गई? 6 फ्रीडम्स दी गई। फर्स्ट, फ्रीडम टू एक्सप्रेस, फ्रीडम टू स्पीच, राइट। सेकंड, freedom to assemble peacefully without arm. Third, freedom to form associations or unions. Fourth, freedom to move freely throughout the territory of India. Fifth, to reside and settle in any part of the territory of India. And sixth one, to practice any profession or to carry on any occupation, trade or business। ठीक है, तो MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये 6 की 6 फ्रीडम्स आपको याद होनी चाहिए, और मैं तो कहूँगा सीक्वेंस में याद होनी चाहिए कि ए में क्या है, बी में क्या है, सी में क्या है, डी में क्या है, ई में क्या है, जी में क्या है, एफ इज ओमिटेड। ठीक है, तो सीक्वेंस में आपको याद होनी चाहिए। तो जी जो सब आर्टिकल 1 है उसमें फ्रीडम्स दी गई, और सब आर्टिकल 2 से लेकर 6 तक कहता है जी रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई इन फ्रीडम्स पर। रिस्ट्रिक्शंस क्यों लगाई गई? कहता है सबसे पहली फ्रीडम क्या है? फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेस। मतलब मुझे अपनी बात कहने का अधिकार है, मुझे बोलने का अधिकार है बिना डरे। मुझे अगर कोई चीज़ गलत लग रही है तो उसे गलत कहने का अधिकार है, राइट। मन की बात करने का अधिकार सिर्फ हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी को नहीं है, बल्कि हमें भी अपनी मन की बात करने का अधिकार है, और बिना डर के खुल के हम अपने दिल की बात बोल सकते हैं, हम अपने दिल की बात लिख सकते हैं। ये हमारी फ्रीडम है, लेकिन हम इस फ्रीडम को मिसयूज़ नहीं कर सकते। अगर सामने वाला गलत लग रहा है तो हम कह सकते हैं कि आप गलत हो, लेकिन सामने वाले की इंसल्ट नहीं कर सकते। बोलने का मतलब ये नहीं है कि हम सामने वाले को गालियाँ देना शुरू कर दें, सामने वाले के लिए फाउल वर्ड्स यूज़ करना शुरू कर दें। बोलने का मतलब ये नहीं है कि हम लोगों को भड़काना शुरू कर दें, अपने
गवर्नमेंट के अगेंस्ट, अपने कंट्री के अगेंस्ट लोगों को भड़काना शुरू कर दें, राइट। तो मतलब हम अपनी फ्रीडम को यूज़ कर सकते हैं पॉजिटिव वे में, ताकि हम खुल के जी सके, विद डिग्निटी जी सके, ताकि हम घुट के ना जिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम सामने वाले की डिग्निटी छीन ले बोल बोल के, सामने वाले को इंसल्ट करे, सामने वाले की डिफामेशन करे, राइट। तो रिस्ट्रिक्शंस लगानी ज़रूरी है। अगर अनरिस्ट्रिक्टेड फ्रीडम दे देंगे तो उसका मिसयूज़ होगा, ठीक है। तो जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, इसी तरह फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म। तो आप कहीं भी असेंबल हो सकते हो, 2 लोग, 4 लोग, 10 लोग, 20 लोग, कहीं भी असेंबल हो सकते हो, पीसफुली असेंबल हो सकते हो। मान के चलिए आपको धरना देना है, तो आप किसी ग्राउंड में असेंबल हो सकते हो पीसफुली बाय टेकिंग अप्रोप्रिएट परमिशंस, राइट। ऐसा नहीं है अपनी मर्जी से जहाँ मर्जी आप खड़े हो गए हो। तो रिस्ट्रिक्शंस लगानी जरूरी है कि अगर इतने से ज़्यादा लोग होंगे तो यू मस्ट इन्फॉर्म अप्रोप्रिएट अथॉरिटी, ताकि अप्रोप्रिएट अथॉरिटी इंतजाम कर सके। अगर 500 लोग कहीं पर इकट्ठा हो रहे हैं, चाहे वो पीसफुली ही इकट्ठा हो रहे हैं, लेकिन अनसर्टेनिटीज़ किसने देखी है, भगदड़ मच जाए तो, राइट, वहाँ पर मार पिटाई शुरू हो जाए तो जहाँ 500 लोग इकट्ठे हो रहे हैं, 1000 लोग इकट्ठे हो रहे हैं, वहाँ पर प्रॉपर अरेंजमेंट्स तो करने पड़ेंगे। इसलिए आपको अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म तो करना पड़ेगा, जी हम यहाँ पर 500 लोग इकट्ठा होना चाहते हैं या हम यहाँ पर 50 लोग इकट्ठा होना चाहते हैं। आपको एक वैलिड रीज़न बताना पड़ेगा। आजकल मैं देखता हूँ स्कूल्स के बाहर पेरेंट्स खड़े रहते हैं, नारेबाजी करते रहते हैं अगेंस्ट द स्कूल्स, क्योंकि इस कोरोना काल में भी स्कूल वाले अनड्यू फीस डिमांड कर रहे हैं, राइट। तो खड़ा होना, धरना देना आपका राइट है, बट पीसफुली, विदाउट आर्म, और आपके पास एक वैलिड रीज़न होना चाहिए। इसी तरह आप एसोसिएशंस बना सकते हो, जैसे पेरेंट्स एसोसिएशन आजकल बड़ी बन रही है, राइट। आप एसोसिएशन बना सकते हो, आप यूनियंस बना सकते हो, ट्रेड यूनियंस बनती है, तो वो आपका एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। लेकिन आप एसोसिएशंस को या यूनियंस को मिसयूज़ नहीं कर सकते, अपनी एकता की पावर का मिसयूज़ नहीं कर सकते। वो एक लीगल पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हो। किसी के साथ, अगर किसी फैक्ट्री में 1000 वर्कर काम कर रहे हैं, तो एसोसिएशन किस लिए बनाई जाती है, यूनियंस किस लिए बनाई जाती है, कि किसी भी वर्कर के साथ कुछ गलत ना हो। अगर वो वर्कर उस यूनियन का पार्ट है और उस वर्कर के साथ गलत हो रहा है, तो यूनियन उस वर्कर के बिहाफ पर मैनेजमेंट से बात करेगी, उस वर्कर के साथ जो गलत हो रहा है उस चीज़ को रिजॉल्व करेगी। इसलिए नहीं बनाई जाती कि यूनियन मैनेजमेंट के साथ गलत करेगी या फिर ओनर के साथ गलत करेगी, दोनों में फ़र्क है, राइट। तो आप एसोसिएशंस बना सकते हो, यूनियंस बना सकते हो, लेकिन लॉफुल पर्पस के लिए। आपको एक राइट दिया गया दैट यू कैन मूव थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, यू कैन मूव फ्रीली। आप इंडिया में एक जगह से दूसरी जगह फ्रीली जा सकते हो। मैं दिल्ली में रहता हूँ तो मुझे मुंबई घूमने जाना है, मुझे किसी की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मुझे गोवा घूमने जाना है, मुझे किसी की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मुझे किसी हिल स्टेशन पर घूमने जाना है, मुझे किसी की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं जहाँ भी जाऊँगा कहीं भी इल्लीगल एक्ट नहीं करूँगा, जाने का तरीका इल्लीगल नहीं होगा। अगर मुझे बॉर्डर टोल देना पड़ेगा, रोड टोल देना पड़ेगा, रोड टैक्सेस देने पड़ेंगे, स्टेट टैक्सेस देने पड़ेंगे, तो वो देने पड़ेंगे, क्योंकि वो लॉफुली डिमांड किए गए हैं, वो प्रॉपर लॉ बनाकर डिमांड किए जा रही हैं वो चीज़ें, तो उन सबको मुझे कंप्लाई करना पड़ेगा, राइट। तो मैं जो कुछ भी करूँगा लीगली करूँगा, कानून के दायरे में रह के करूँगा। ऐसा नहीं है कि मैं अपनी फ्रीडम को मिसयूज़ करूँगा। टू रिजाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, मैं चाहूँ तो इंडिया की किसी भी पार्ट में रेजिडेंशियल अपना बना सकता हूँ, राइट। मैं किसी भी पार्ट में रहना शुरू कर सकता हूँ। आज मैं दिल्ली में रह रहा हूँ, कल को मेरा मन करेगा मैं हरियाणा में रहना शुरू कर दूँगा, परसों मेरा मन करेगा लेट से मैं मुंबई रहना शुरू कर दूँगा। तो आई कैन रिजाइड और सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। लेकिन यहाँ पर भी कुछ रूल्स रेगुलेशंस बनाए जाते हैं जो स्टेट स्पेसिफिक होते हैं। जैसे अगर हिमाचल प्रदेश के अंदर आपको प्रॉपर्टी परचेज करनी है तो वहाँ पर कुछ अलग ही नियम है,
कुछ अलग ही रूल्स है। जम्मू एंड कश्मीर में हर कोई रिजाइड नहीं कर सकता, वहाँ के कुछ अलग ही रूल्स नियम्स चलते हैं, राइट। तो कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हर जगह लगाई गई है। यहाँ पर मुझे फ्रीडम दी गई टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन। प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन का मतलब ये नहीं है कि भैया मैं बिना सीएस करे सीएस का काम करना शुरू कर दूंगा, बिना मेडिकल की डिग्री लिए मैं डॉक्टर का काम करना शुरू कर दूंगा। प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन का मतलब है ठीक है, आप सीएस बनना चाहते हैं तो सीएस बनिए, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो बाकायदा डॉक्टर बन सकते हैं, उसकी पढ़ाई कर सकते हैं, राइट। आपको ये फ्रीडम दी गई है कि आप जो स्ट्रीम चाहे उस स्ट्रीम को चूज़ कर सकते हैं। कोई फोर्स नहीं करने वाला कि जी आपको आर्मी में ही भर्ती होना पड़ेगा, या आपको तो भैया प्लम्बर ही बनना पड़ेगा, या आपको तो इलेक्ट्रिशियन ही बनना पड़ेगा। लेकिन किसी भी प्रोफेशन को प्रैक्टिस करने के लिए अगर कोई स्पेसिफिक डिग्री इज़ रिक्वायर्ड, अगर किसी बॉडी का मेंबर बनना इज़ रिक्वायर्ड, तो वो फॉर्मेलिटी तो पूरी करनी पड़ेगी ना। टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस, डेफिनेटली आई कैन कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, आई कैन कैरी ऑन एनी ट्रेड, आई कैन कैरी ऑन एनी बिजनेस। लेकिन अगर मुझे बैंकिंग बिजनेस करना है जिसके लिए आरबीआई की अप्रूवल इज़ रिक्वायर्ड, तो वो तो मुझे लेनी पड़ेगी ना, राइट। अगर मैं क्राइटेरिया ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा, आरबीआई मुझे अप्रूवल ही नहीं देगा, तो मैं बैंकिंग बिजनेस नहीं कर सकता। अगर मुझे स्टॉक एक्सचेंज का बिजनेस करना है तो मुझे सेबी की परमिशन इज़ रिक्वायर्ड। अगर मैं वो क्राइटेरिया ही पूरा नहीं करूँगा या सेबी की मुझे अप्रूवल ही नहीं मिलेगी, तो मैं स्टॉक एक्सचेंज का बिजनेस नहीं कर सकता। तो हम ये नहीं कहेंगे कि अगर सेबी मुझे परमिशन नहीं दे रहा क्योंकि मैं क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रहा, तो हम ये नहीं कहेंगे दिस इज़ वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 19। कहता है आपको फ्रीडम दी गई है, लेकिन इन फ्रीडम्स के ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी लगा रखी है। दे आर नॉट एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट फ्रीडम मिल जाएगी तो मिसयूज़ होगा, इसलिए रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाना जरूरी है। ठीक है जी। तो आर्टिकल 19(1) में तो हमें सारी फ्रीडम्स बता दी, क्या क्या हमारे पास फ्रीडम्स है। लेकिन आर्टिकल 19(2) से लेकर आर्टिकल 19(6) तक हमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस बताई गई है कि स्टेट किन फैक्टर्स को कंसीडर करते हुए रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता है। स्टेट का मतलब गवर्नमेंट। ठीक है जी। ये जितनी भी हमें फ्रीडम दी गई है, इनको रिकॉग्नाइज किया गया एज नेचुरल राइट्स, इनहेरिटेंट राइट्स। एक तरह से हम कह सकते हैं कि अगर हम लोग इंडिया में पैदा हो रहे हैं तो बाय बर्थ हमारे पास ये फ्रीडम्स है। ये सिर्फ और सिर्फ लीगल फ्रीडम्स नहीं हमारे पास, ये सिर्फ और सिर्फ लीगल राइट्स नहीं। हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ लॉ की वजह से ये फ्रीडम है। अगर लॉ इस चीज़ को नहीं बोलेगा तो हमें ये फ्रीडम नहीं है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर लिखा गया तो लीगल राइट तो है ही है, लेकिन मान के चला गया कि ये सारे राइट्स तो हमारे इनहेरेंट राइट है, नेचुरल राइट है। जब हम पैदा होते हैं इंडिया में तो पैदा होते ही हमारे पास ये सारे राइट्स आ जाते हैं। ठीक है, मतलब एक बच्चा पैदा हुआ है तो बाय बर्थ मान के चलेंगे उसके पास बोलने का अधिकार है, उसके पास अपने आप को एक्सप्रेस करने का अधिकार है। अगर बच्चों की बात करें तो मान के चलेंगे 50 बच्चे 100 बच्चों को गार्डन में एक साथ इकट्ठा होने का अधिकार है, असेंबल होने का अधिकार है, राइट। बच्चों को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने का अधिकार है। तो मान के चला जाता है भैया ये सारे राइट्स तो नेचुरल राइट्स है, बाय बर्थ ही आ जाते हैं। ऑल्दो लॉ में भी दिए गए हैं ये सारे राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स लॉ में भी दिए गए हैं। ठीक है जी। आज ये जी क्या क्या कंसिडर किया जाएगा, देखिए इनके ऊपर ना बहुत डीप डिस्कशन की जाती है, बट आपके सिलेबस में वो डिस्कशन नहीं है। CSET लेवल पर वो डिस्कशन नहीं है। इनके ऊपर बहुत डीप डिस्कशन की जाती है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में क्या क्या आता है, राइट टू असेंबल पीसफुली इसमें क्या क्या आता है, क्या क्या नहीं आता है, राइट। तो बहुत डीप डिस्कशन होती है, लेकिन वो एग्जीक्यूटिव लेवल पर होगी। अभी आपको सिर्फ ये 6 याद रखने हैं, इन सीक्वेंस याद रखने हैं। और आपको साथ में ये याद रखना है कि भैया स्टेट अगर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा रहा है तो पहली चीज़ तो स्टेट को बताना होगा क्या कि भैया क्या रीज़न है रिस्ट्रिक्शंस लगाने के पीछे, मतलब रिस्ट्रिक्शंस मस्ट बी रीजनेबल। दूसरी चीज़, रिस्ट्रिक्शंस कैन बी इम्पोज्ड ओनली बाय लॉ। स्टेट रिस्ट्रिक्शंस सिर्फ लॉ के थ्रू लगा सकता है, ऑर्डर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू ये रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई जा सकती इन राइट्स के ऊपर। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर का मतलब
कहता है जो स्टेट के वर्कर्स हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, वो ऑर्डर दे के रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगा सकते, बाकायदा लॉ में लिखी होगी तभी रिस्ट्रिक्शंस मानी जाएगी। ठीक है। और तीसरी चीज़ क्या है कि जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाएगी वो इन्हीं ऑब्जेक्ट्स को पूरा करने के लिए लगाई जाएगी। जो आर्टिकल 19 में दे रखा है ऑब्जेक्टिव फ्रीडम का, इन्हीं ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए ही रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाएगी। तो जी रिस्ट्रिक्शंस मस्ट बी रीजनेबल, रिस्ट्रिक्शंस मस्ट बी बाय लॉ, रिस्ट्रिक्शंस मस्ट बी टू अचीव द ऑब्जेक्ट्स बिहाइंड आर्टिकल 19। ठीक है। अब जी रिस्ट्रिक्शंस क्या क्या लगा सकता है? कहता है रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता है ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड्स या इन द इंटरेस्ट ऑफ सोवर्जिनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, कि कोई भी आप ऐसा काम नहीं कर सकते, इन फ्रीडम्स को सामने रखकर कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकते विच इज़ अगेंस्ट द सोवर्जिनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। कोई भी आप ऐसा काम नहीं कर सकते विच इज़ अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं जा सकते। फ्रेंडली रिलेशंस विद द फॉरेन स्टेट, आप कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकते इन फ्रीडम्स को लेकर कि फॉरेन स्टेट के साथ इंडिया के रिलेशंस बिगड़ जाए। पब्लिक ऑर्डर को आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। ठीक है। डिसेंसी और मोरलिटी को मेंटेन रखने के लिए रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती है कि आप कोर्ट के का उल्लंघन ना करें या कोर्ट की अवमानना ना करें, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ना करें। ठीक है। किसी की डिफामेशन ना करे, मतलब किसी की सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट ना करे, या फिर हमने कहा ना कि आप किसी की इंसल्ट नहीं कर सकते इन फ्रीडम्स को यूज़ करके। इंसाइटमेंट ऑफ द ऑफेंस, मतलब इन फ्रीडम्स को यूज़ करके आप कोई भी ऑफेंस करने का कार्य नहीं कर सकते, आप कोई भी ऑफेंस की प्लानिंग नहीं कर सकते, आप कुछ भी ऐसा नहीं कर सकते जो एक ऑफेंस को अंजाम दे। फिर जी द प्रोफेशनल और टेक्निकल क्वालिफिकेशन नेसेसरी फॉर प्रैक्टिसिंग एनी प्रोफेशन और कैरिंग ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। ये चीज़ मैं बता चुका हूँ कि भैया आप कोई भी प्रोफेशन प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि बिना डिग्री के प्रोफेशन प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती है कि भैया अगर आपको सीएस करनी है तो आपको आईसीएसआई का मेंबर बनना ही पड़ेगा, अगर आपको सीए करनी है तो आईसीएआई का मेंबर बनना ही पड़ेगा, आपको इंजीनियर एज इंजीनियर वर्क करना है तो आपको एक स्पेसिफिक टेक्निकल क्वालिफिकेशन चाहिए ही, अगर एज डॉक्टर वर्क करना है तो आपको स्पेसिफिक टेक्निकल क्वालिफिकेशन चाहिए ही। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती है। ठीक है। तो इन द इंटरेस्ट ऑफ द सोवर्जिनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, इन द इंटरेस्ट ऑफ द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, इन द इंटरेस्ट ऑफ द फ्रेंडली रिलेशंस विद द फॉरेन स्टेट, in the interest of public order, in the interest of decency or morality, in relation to contempt of court, defamation, incitement of offense। ठीक है जी। तो आपको ये सारे के सारे याद रखने हैं जो आर्टिकल 19 में हम लोगों ने पढ़ा है। बहुत डीपली डिस्कस किया जाता है वैसे तो आर्टिकल 19, लेकिन एग्जीक्यूटिव लेवल पर। आ जाइए आर्टिकल 20, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस। बेसिकली आर्टिकल 20 आपके सिलेबस में कवर नहीं किया गया, जो आईसीएसआई का मॉड्यूल है उसमें आर्टिकल 20 को कवर नहीं किया गया, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ आर्टिकल 20 किस चीज़ से डील करता है। दिस आर्टिकल इज रिलेटेड टू द प्रोटेक्शन ऑफ इन रिस्पेक्ट ऑफ द कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस, लाइक प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। अगर मैंने कोई काम किया था 2015 में और जब मैंने वो काम किया था उस वक्त वो काम लॉफुल था, फिर 2020 में एक लॉ बनाया गया और उस लॉ के अकॉर्डिंग वो काम क्या हो गया, अनलॉफुल। अब क्या इस 2020 वाले लॉ के अंदर, एक्ट के अंदर मुझे सजा दी जा सकती है? द आंसर इज नो। तो वही चीज़ बता रहा है यहाँ पर, प्रोटेक्शन मिली है कि भैया जिस वक्त जो काम किया गया अगर उस वक्त वो लॉफुल है तो बाद में चाहे वो अनलॉफुल हो जाए किसी भी लॉ में, लेकिन फिर भी आप उस बंदे को सज़ा नहीं दे सकते क्योंकि जब वो काम किया गया था तब वो लॉफुल था। ठीक है। फिर और क्या डील कर रहा है आर्टिकल 20 में? प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जियोपार्डी। डबल जियोपार्डी का मतलब कि एक इंसान को
एक गलत काम के लिए, एक ऑफेंस के लिए 2 बार सज़ा नहीं मिल सकती। तो एक गलत काम के लिए सिर्फ एक ही बार सज़ा दी जा सकती है। फिर प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। सेल्फ इंक्रिमिनेशन का मतलब क्या है? सेल्फ इंक्रिमिनेशन का मतलब कि मुझे मेरे ही खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, मुझे मेरे ही खिलाफ कोई स्टेटमेंट देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। तो इन सारी चीज़ों से डील करता है आर्टिकल 20। ठीक है। फिर जी आर्टिकल 21 आपके सिलेबस में दिया हुआ है, दैट इज प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल 21। कहता है नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ। नो पर्सन, चाहे कितना भी गंदा इंसान क्यों ना हो, आप उसकी हत्या नहीं कर सकते, आप उसे मार नहीं सकते, एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। फांसी की सजा सुनी है जिसे हम क्या बोलते हैं? कैपिटल पनिशमेंट। कैपिटल पनिशमेंट, फांसी की सजा मतलब इंसान को उसकी लाइफ से डिप्राइव करना, उसकी ज़िंदगी से इंसान को डिप्राइव करना। फांसी की सजा भी ओनली एज पर लॉ ही दी जा सकती है। तो चाहे कोई इंसान कितना भी गंदा क्यों ना हो, आप उसे जान से मार नहीं सकते, राइट। इसी तरह किसी इंसान की पर्सनल लिबर्टी नहीं छीन सकते आप। और पर्सनल लिबर्टी का मतलब सिर्फ फिजिकली बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, ऐसा नहीं है सिर्फ बॉडी की बात कर रहे हैं, इवन मेंटल लिबर्टी, माइंड लिबर्टी, माइंड की फ्रीडम भी किसी इंसान की नहीं छीन सकते, राइट। राइट टू लाइफ का मतलब क्या है? कहता है राइट टू लाइफ का मतलब ये क्या कह रहा है? राइट टू लाइफ, ये क्या कह रहा है? राइट टू लाइफ। और ये क्या कह रहा है? राइट टू पर्सनल लिबर्टी। राइट टू लाइफ का मतलब कहता है इट मीन्स राइट टू लिव मीनिंगफुल लाइफ। आप किसी भी इंसान से मीनिंगफुल लाइफ छीनने का हक नहीं ले सकते। इट इंक्लूड्स राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी, विद ह्यूमन डिग्निटी। ये डिग्निटी वाला कंसेप्ट प्रियम्बल में ही बता दिया गया था, राइट, कि इंडिया में हर इंसान को डिग्निटी के साथ रहने की परमिशन होगी। तो ये आर्टिकल 21 प्रियम्बल में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है, राइट। तो इट इंक्लूड्स राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी, इज्जत के साथ रहना। राइट ऑफ अ कपल टू अडॉप्ट अ सन इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट गारंटीड अंडर आर्टिकल 21। तो भैया अगर किसी का बच्चा नहीं है, वो कपल कोई बच्चा अडॉप्ट करना चाह रहा है, तो इवन दिस इज अ राइट टू लिव मीनिंगफुल लाइफ। बच्चे के साथ ही लाइफ मीनिंगफुल मान के चली जाती है। तो इवन राइट टू अडॉप्ट अ सन, राइट टू अडॉप्ट अ डॉटर, राइट टू अडॉप्ट अ चाइल्ड इज ऑल्सो अ राइट गारंटीड अंडर आर्टिकल 21। ठीक है। तो कहने का मतलब ये नहीं है कि राइट टू लाइफ का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हाँ मार नहीं सकते जान से, बल्कि उससे कोई भी ऐसा हक नहीं छीन सकते जिससे उसकी लाइफ मीनिंगलेस हो जाए या वो मीनिंगफुल लाइफ ना जी पाए। सब यहाँ पर प्रोटेक्टेड है। ठीक है। राइट टू लिव इन फ्रीडम फ्रॉम नॉइस पोल्यूशन इज ऑल्सो कवर्ड हेयर। तो आपने देखा है ना कि रात को 10 बजे के बाद आप स्पीकर नहीं चला सकते, लाउड स्पीकर, या फिर आपको लाउड स्पीकर यूज़ करना है तो यू मस्ट टेक द अप्रोप्रिएट परमिशंस। एक पर्टिकुलर लेवल से ज़्यादा नॉइस पोल्यूशन अगर होगा तो मान के चला जाएगा भैया जो इंसान उस नॉइस पोल्यूशन में जी रहा है वो एक अच्छी लाइफ नहीं जी रहा, मीनिंगफुल लाइफ नहीं जी रहा। तो इवन राइट टू लिव फ्रीली फ्रॉम नॉइस पोल्यूशन भी यहाँ पर कवर हो रहा है। ठीक है। राइट टू पर्सनल लिबर्टी का मतलब क्लियर कट लिखा गया है कि पर्सनल लिबर्टी का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है, फिजिकल लिबर्टी की बात नहीं कर रहे, इवन मेंटल लिबर्टी की भी बात कर रहे हैं, राइट। तो द एक्सप्रेशन पर्सनल लिबर्टी इज नॉट लिमिटेड टू बॉडीली रिस्ट्रेंट और टू द कन्फाइनमेंट टू प्रिजन। सिर्फ ये नहीं है कि जेल में डाल दिया तो लिबर्टी छिन गई। कहता है कि इंसान को उसके घर में ही नज़रबंद कर दिया गया, वो भी तो पर्सनल लिबर्टी छीनना है। एक इंसान को इतना दुखी कर दिया गया कि वो सोचने समझने के लायक नहीं रहा, वो भी तो पर्सनल लिबर्टी को छीनना है। एक इंसान अगर खुल के सो नहीं सकता, वो भी तो पर्सनल लिबर्टी को छीनना है। अगर मैं खुल के खा नहीं सकता, वो भी तो मेरी पर्सनल लिबर्टी को छीनना है, राइट।
तो अगर मैं सोच नहीं पा रहा हूँ, सो नहीं पा रहा हूँ, खा नहीं पा रहा हूँ, अपनी मर्जी से मैं पहन नहीं सकता, वो भी तो पर्सनल लिबर्टी को छीनना हुआ। ठीक है, तो पर्सनल लिबर्टी विद इन द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 21 इंक्लूड्स विद इन इट्स एम्बिट राइट टू गो अब्रोड, इवन फॉरेन घूम के आना भी क्या है, मेरी पर्सनल लिबर्टी है। अगर मुझे एक जगह से दूसरी जगह जाने से रोका जा रहा है, मुझे फॉरेन जाने से रोका जा रहा है, वो भी क्या है, मेरी पर्सनल लिबर्टी को रिस्ट्रेंट किया जा रहा है। तो अगर मैं फॉरेन जाना चाहता हूँ लेकिन बिना किसी रीज़न के मेरा पासपोर्ट नहीं दिया जा रहा, कोई रीज़न साइन नहीं कर रहे पासपोर्ट ना देने का, बिना किसी वैलिड रीज़न के मुझे पासपोर्ट नहीं दिया जा रहा, तो भैया मैं यही कहूँगा ना कि भैया ठीक है, मुझे फ़ौरन जाने ही नहीं दिया जा रहा जबकि कोई वैलिड रीज़न नहीं है, और मुझे जाने नहीं दिया जा रहा मतलब मेरी पर्सनल लिबर्टी मुझसे छीनी जा रही है, राइट। एंड नो पर्सन कैन बी डिप्राइव्ड ऑफ दिस राइट एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर प्रिस्क्राइब्ड बाय द लॉ। Right to travel is also covered under right to personal liberty. Refusal of a passport to a person without proper reason, without proper law, is the infringement of right to personal liberty. Even right to sleep is covered here. मैंने तो आपको बता दिया, अगर मैं खुल के सो नहीं सकता, खुल के खा नहीं सकता, अपनी मर्जी के कपड़े नहीं पहन सकता, अपनी मर्जी से घूम नहीं सकता, अपनी मर्जी से नहा नहीं सकता, ये सब क्या है मेरा, ये सब पर्सनल लिबर्टी में तो आती है इंसान की। अगर इनमें से कुछ भी छीना जा रहा है तो मैं कहूँगा कि मेरा राइट टू पर्सनल लिबर्टी इन्फ्रिंज हो रहा है, मुझसे मेरा राइट टू पर्सनल लिबर्टी लिया जा रहा है। ठीक है जी। फिर जी आर्टिकल 21A राइट टू एजुकेशन। आर्टिकल 21A क्या कहता है कि हर बच्चे का अधिकार है क्वालिटी एजुकेशन, और स्टेट ये इंश्योर करे कि हर बच्चा जो कि 6 साल से लेके 14 साल की उम्र तक का है, 6 ईयर्स से लेके 14 ईयर्स तक का है, उस हर बच्चे को एजुकेशन मिलनी चाहिए, कंपल्सरी एजुकेशन मिलनी चाहिए, फ्री एजुकेशन मिलनी चाहिए। उसी पॉइंट ऑफ व्यू से गवर्नमेंट स्कूल्स ओपन किए जाते हैं जहां पर फ्री में बच्चा पढ़ सकता है। इनफैक्ट बच्चे को पढ़ने के नाम के कुछ पैसे दिए जाते हैं, अगर वो स्कूल में जाते हैं तो उनको मील दिया जाता है, राइट। तो ये फ्री एजुकेशन है, कंपल्सरी एजुकेशन है, ये भी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, 6 साल से लेके 14 साल के बच्चे तक। ठीक है जी। तो इंट्रोड्यूस कब किया गया था वो भी एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। फिर है जी प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट और डिटेंशन। आर्टिकल 22 अगेन ये आपके सिलेबस में कवर नहीं किया हुआ, लेकिन मैं बता देता हूँ आर्टिकल 22 इज़ बेसिकली प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट और डिटेंशन। इसका मतलब अगर मुझे अरेस्ट किया जाता है तो मेरे कौन कौन से राइट्स हैं। मेरा ये जानना राइट है कि मुझे किन ग्राउंड्स पर अरेस्ट किया गया, मुझे क्यों अरेस्ट किया गया है, मैंने ऐसा क्या किया जो मुझे अरेस्ट किया गया है। मेरा ये राइट है कि मैं अपने लॉयर से लीगल कंसल्टेशन ले सकूं। मेरा ये राइट है कि मैं अपने आप को डिफेंड कर सकूं। मेरा ये राइट है कि मुझे विद इन 24 आवर्स एक मैजिस्ट्रेट के पास पेश किया जाए और मैजिस्ट्रेट ये डिसाइड करे कि मुझे एक्चुअल में कस्टडी में रखने की ज़रूरत है या मुझे फ्री कर दिया गया है, राइट। तो इन सब राइट्स को डील करता है आर्टिकल 22। आज ये जी फिर हमारे पास नेक्स्ट क्या है, राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24। आर्टिकल 23 क्या कह रहा है हमें, कहता है प्रोहिबिशन ऑफ टैरिफ इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स्ड लेबर। आप इंसानों की सेल परचेज नहीं कर सकते, आप किसी को फोर्स्ड लेबर नहीं बना सकते, मतलब नो स्लेवरी, नो स्लेव्स। हर इंसान का पर्सनल राइट है, वो जहाँ चाहे वहाँ पर काम करे, जब चाहे तब काम करे। अगर वो कहीं काम नहीं करना चाहता या कोई पर्टिकुलर काम नहीं करना चाहता तो जब चाहे तब क्विट कर सकता है। यू कैनॉट फोर्स एनीवन एज द लेबर, राइट। तो ये टैरिफ इन ह्यूमन बींग्स स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट किया गया है। टैरिफ इन ह्यूमन बींग्स एंड बैगर्स, स्पेसिफिकली हम भिखारियों के केस में देखते हैं ना कि बच्चे बेच देते हैं लोग, फिर उन बच्चों को भिखारी बना दिया जाता है, फिर उनसे भीख मंगवाई जाती है, राइट। कहता है टैरिफ इन ह्यूमन बींग्स एंड बैगर्स और अदर सिमिलर फॉर्म्स ऑफ फोर्स्ड लेबर आर प्रोहिबिटेड एंड एनी कंट्रावेंशन ऑफ दिस प्रोविजन शैल बी एन ऑफेंस पनिशेबल इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। तो मैंने आपको बताया था फंडामेंटल राइट्स में जहाँ पर भी लिखा होगा
कि कंट्रावेंशन शैल बी पनिशेबल, तो उसके लिए लॉ कहाँ बनाया जाएगा? आर्टिकल 35 में। ठीक है, नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम इम्पोजिंग कंपल्सरी सर्विस फॉर पब्लिक पर्पस। अच्छा, अभी हमने डिस्कस किया कि भाई जिसका जहाँ मन करेगा वहाँ जॉब करेगा, काम करेगा, जो मन करेगा वो जॉब करेगा, वही काम करेगा। लेकिन देखिए, कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पर आपके देश को आपकी ज़रूरत होती है, जहाँ पर आपको कंपल्सरीली अपनी सर्विसेज पब्लिक हित में, पब्लिक पर्पस के लिए, अपने देश के लिए, अपने नेशन के लिए देनी पड़ती है। जैसे एट द टाइम ऑफ वॉर गवर्नमेंट ये रूल बना सकती है कि हर घर से, जिस भी घर में 3 बेटे हैं या जिस भी घर में 4 बेटे हैं, उन हर घर से एक बेटा फोर्स में जाएगा ही जाएगा, क्योंकि देश को फोर्स की ज़रूरत है एट द टाइम ऑफ वॉर, राइट। तो स्टेट के पास ये पावर है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ किस केस में? कहते हैं कंपल्सरी सर्विस फॉर पब्लिक पर्पस ओनली। अपने पर्सनल पर्पस के लिए स्टेट नहीं बना सकती कोई भी ऐसा रूल। फॉर पब्लिक पर्पस एंड इन इम्पोजिंग सच सर्विस द स्टेट शैल नॉट मेक एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, क्लास और एनी ऑफ देम। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हाँ भैया सिर्फ जाटों का ही जाएगा, या सिर्फ सरदारों का ही जाएगा, या सिर्फ मुस्लिम ही जाएगा, या सिर्फ जैन ही जाएगा, या सिर्फ हिंदू ही जाएगा। कहता है ऐसा कोई ग्राउंड नहीं क्रिएट कर सकती। वो तो ये कहेगी कि जिस भी घर में 4 बच्चे हैं या जिस भी घर में 3 बच्चे हैं, उसमें से एक बच्चा फोर्स में जा सकता है। ठीक है ना। फिर जी आर्टिकल 24 क्या कह रहा है? कहता है जी प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज। अब यह फैक्ट्री में आप बच्चों से मजदूरी ना करवाएं, 14 साल से कम बच्चों से मजदूरी ना करवाएं, क्योंकि वो उनकी हेल्थ के लिए ठीक नहीं रहेगा। 14 साल तक बच्चों को पढ़ने दे, उनको ग्रो करने दे। उस पॉइंट ऑफ व्यू से नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 शैल बी एम्प्लॉयड टू वर्क in any factory or mine or engaged in any other hazardous employment। hazardous का मतलब dangerous। hazardous का मतलब dangerous। किसी भी dangerous employment के अंदर आप 14 साल से नीचे के बच्चे को नहीं एंगेज कर सकते। ठीक है जी, तो एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है जी राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। अब जी देखिए, आपके सिलेबस में ना सिर्फ ये जो 4 आर्टिकल्स हैं इनके नाम दिए हुए हैं, तो मैंने भी यहाँ पर नाम दे दिए हैं। हम लोग डीपली डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ऑल्दो एग्जीक्यूटिव लेवल पर डीपली डिस्कस करना पड़ेगा, लेकिन फॉर द टाइम बिंग जब आपके सिलेबस में नहीं है तो क्यों आप स्ट्रेन लें, राइट। तो पहला क्या है? फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन। तो कुल मिलाकर आप किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं, किसी भी रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसका प्रोपोगेशन कर सकते हैं, उसको फैला सकते हैं। ठीक है। फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, फ्रीडम टू द पेमेंट ऑफ टैक्स फॉर द प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन, फ्रीडम टू द अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस या फिर रिलीजियस वर्कशिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो बस ये आप याद रखिए कि 25 में हेडिंग क्या है, 26 में क्या है, 27 में क्या है, 28 में क्या है, और 25 से लेकर 28 तक ये आपका राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। आज एग्रीकल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, वो भी अगेन सिर्फ और सिर्फ हेडिंग दे रखी है कि 29 जो है आर्टिकल दैट इज़ प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़, एंड 30th जो आर्टिकल है दैट इज़ राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो इनके बारे में भी कुछ नहीं बता रखा आपकी बुक के अंदर, इनफैक्ट आई थिंक हेडिंग में नहीं दे रखी है, लेकिन फिर भी चलिए आपको पता तो होना चाहिए है किस चीज़ से रिलेटेड। ठीक है जी। फिर जी 31 तो हमारा ओमिटेड है, राइट टू प्रॉपर्टी। 32 जो आर्टिकल है वो क्या दे रहे हैं हमें? रेमेडीज फॉर एनफोर्समेंट ऑफ द राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट। अब जी जो भी हमें राइट्स मिले हैं आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 30 तक, जितने भी हमें राइट्स मिले हैं, कहता है सुनवाई तो होनी चाहिए ना। अगर हमें वो राइट्स नहीं मिल रहे या कोई हमारे राइट्स के साथ खिलवाड़ कर रहा है, हमारे राइट्स को इन्फ्रिंज कर रहा है, जैसे मैं कहता हूँ राइट टू लाइफ या राइट टू पर्सनल लिबर्टी,
अब भैया कोई मुझे परेशान कर रहा है या फिर मुझे खुल के नहीं जीने दे रहा है, तो किसके पास जाऊं? अगर कोई रेमेडी ही अवेलेबल नहीं है तो राइट्स का क्या मतलब रह गया? राइट्स का मतलब तभी है जब हमारे पास रेमेडी अवेलेबल हो। और फंडामेंटल राइट्स के केस में तो रेमेडी श्योर होनी चाहिए। और जो देश की सबसे बड़ी अदालत है सुप्रीम कोर्ट, आप डायरेक्टली वहाँ अप्रोच कर सकते हो अगर कोई फंडामेंटल राइट आपका इन्फ्रिंज हो रहा है। तो अपने फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए आप डायरेक्टली कहाँ जा सकते हो? सुप्रीम कोर्ट। और ये किसने कहा? आर्टिकल 32 ने कहा। वैसे अगर मैं आपको प्रोसीजर बताऊं तो प्रोसीजर क्या है कि आप लोएस्ट कोर्ट से स्टार्ट करेंगे। आप कोई भी केस लोएस्ट कोर्ट में लेकर जाते हैं, फिर उसके बाद अपील करने के लिए अपर कोर्ट में जाते हैं, फिर उससे ऊपर वाली कोर्ट में जाते हैं, फिर हाई कोर्ट में जाते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। ठीक है, तो मतलब ये पूरा लंबा एक प्रोसीजर है। लेकिन जहाँ फंडामेंटल राइट्स की बात आती है तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 32 कहता है कि आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। आपको लोअर कोर्ट्स में एग्जॉस्ट होने की ज़रूरत नहीं है, लोअर कोर्ट्स के अंदर धक्के खाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो जी द राइट टू मूव टू सुप्रीम कोर्ट बाय अप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग्स फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ द राइट कन्फर्ड बाय दिस पार्ट इज गारंटीड। तो कुल मिलाकर 32 क्या क्या कह रहा है आर्टिकल 32 कि भैया अगर आपका फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज हो रहा है, फंडामेंटल राइट अब्रिज हो रहा है, कोई आपसे छीन रहा है, कोई आपका फंडामेंटल राइट कम कर रहा है, तो आप डायरेक्टली किसको अप्रोच कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट शैल हैव द पावर टू इशू डायरेक्शंस और ऑर्डर्स। तो सुप्रीम कोर्ट को पावर दी गई आपके फंडामेंटल राइट को बचाने की पावर। कैसे? कहता है सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शंस दे सकता है, ऑर्डर्स दे सकता है इन द फॉर्म ऑफ रिट्स, जैसे कि हैबियस कॉर्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशन, क्यू वारंटो, सिरोसिडी, मतलब थोड़ा सा प्रोनाउंस करने में मुझे दिक्कत आती है, सिरोसिडी ही प्रोनाउंस करता हूँ मैं, आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो इन चीज़ों ये क्या है? हमारे पास रिट्स है। तो सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शंस दे सकता है, ऑर्डर्स दे सकता है, रिट्स इशू करने के लिए कह सकता है, रिट्स इशू कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। अब ये जी हैबियस कॉर्पस क्या होता है, मैंडमस क्या होता है, या फिर प्रोहिबिशन वाली रिट क्या है, या फिर क्यू वारंटो क्या होता है, ये सारा हम डिटेल में पढ़ेंगे। आपके सिलेबस में सारा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, विच एवर मे बी अप्रोप्रिएट फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ एनी ऑफ द राइट कन्फर्ड बाय दिस पार्ट। ठीक, तो कुल मिला के सुप्रीम कोर्ट को पावर दी गई कि सुप्रीम कोर्ट बाय इशू ऑफ डायरेक्शंस, बाय इशू ऑफ ऑर्डर, बाय इशू ऑफ रिट आपके फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट कर सकता है without prejudice to the power conferred by the Supreme Court under the clause 1 and clause 2। कहता है जो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है वो तो है ही, उस पावर के अलावा पार्लियामेंट में बाय लॉ empower any other court to exercise within the local limit of its jurisdiction all or any of the powers exercisable by the Supreme Court। तो जी सुप्रीम कोर्ट के बर्डन को कम करने के लिए, क्योंकि डायरेक्टली हर कोई सुप्रीम कोर्ट पे जाएगा तो भैया उसका बर्डन काफ़ी बढ़ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के बर्डन को कम करने के लिए पार्लियामेंट चाहे तो बाय मेकिंग लॉ जो लोअर कोर्ट्स है, अदर कोर्ट्स है, उनको भी ये पावर दे सकता है जो पावर सुप्रीम कोर्ट के पास है यहाँ पर। ठीक है, मतलब उस केस में आप अपने उस लोकल कोर्ट के पास डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हो और वो लोकल कोर्ट वही पावर यूज़ कर सकता है जो पावर सुप्रीम कोर्ट के पास है टू प्रोटेक्ट योर फंडामेंटल राइट्स। द राइट गारंटीड बाय दिस आर्टिकल शैल नॉट बी सस्पेंडेड। कहता है इस आर्टिकल में, आर्टिकल 32 में जो राइट दिया है कि आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हो, ये राइट कोई भी सस्पेंड नहीं कर सकता एक्सेप्ट otherwise provided for by this constitution। इस कॉन्स्टिट्यूशन में कोई एक्सेप्शन दे रखी है फिर तो बात अलग है, अदरवाइज इस राइट को किसी भी तरह सस्पेंड नहीं किया जा सकता। मतलब इवन कोई ऐसा लॉ भी नहीं लाया जा सकता कि भैया आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच नहीं कर सकते अपने फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए, ऐसा कोई लॉ भी नहीं लाया जा सकता। तो लॉ बनाकर भी आपसे ये राइट नहीं छीना जा सकता। ठीक है जी, तो यहाँ तक था हमारा फंडामेंटल राइट्स वाला चैप्टर। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टार्ट विद द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स।
तो नेक्स्ट क्लास में हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कवर करेंगे, उसके अलावा फंडामेंटल ड्यूटीज कवर करेंगे। चलिए, टेक केयर।